इसराइल ने खित्ते में अपनी जारहियत को एक नई शिद्दत के साथ बढ़ा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोलकर अमले के मुतादिद अरकान को यरग़माल बना लिया है। यमनी वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान की हलाकत के बाद इन क़बाइल में इंतकाम का जज्बा और ज़्यादा भड़क गया है। अब इसराइल गज़ा की नस्ल कुशी यमन में भी दोहरा रहा है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गुज़िश्ता हफ्ते धमकी दी कि इसराइल यमन पर प्लेग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न जैसी बाइबल की आफत नाजिल करेगा। दोस्तों, लंदन से सहाफ़ी सखरैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। यमन के दारुल हुकूमत सना में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोलकर अमले के मुतादिद अरकान को यरग़माल बना लिया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इसराइली फ़िज़ाई हमले में हौसी हुकूमत के वज़ीर आज़म अहमद अल रहावी समेत कई वज़रा और अहम ओहदेदार इसराइली हमले में हलाक हुए। यह हलाकतें 28 अगस्त को हुई थी। हलाकतों के इस वाक़े के बाद यमन में अवाम और हौसी जंगजुओं के दरमियान ये तासुर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि इसराइली हमले में मदद के लिए हसास मालूमात अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के ज़रिए इसराइल तक पहुँचाई जा रही थी, जो यमनी क़यादत की मुखबरी कर रहा था। अगरचे अब तक इस इल्ज़ाम के सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन शदीद बदएतमादी और गुस्से ने सूरत हाल को कशीदा बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए यरग़माल बनाए गए अमले की फ़ौरी और बिला शर्त रिहाई का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यमन में सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और किसी भी इंटेलिजेंस या अस्करी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। सेक्रेटरी जनरल का ये मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ऐसे कई शवाहिद मिले हैं कि जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के अरकान किसी और मुल्क के लिए इंटेलिजेंस या किसी और मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इसमें करप्शन भी हो सकती है और इसमें जिनसी हरासगी के वाक़यात भी नोट किए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे काम अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की इजाज़त से किए जाते हों। इससे कबल यमन में अंसारुल्लाह, जो हौसी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके तर्जुमान ने तस्दीक की थी कि अगस्त 2025 के अवाखिर में यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में हौसी क़यादत वाली नेशनल साल्वेशन हुकूमत के वज़ीर आज़म समेत हुकूमत के सीनियर अरकान हलाक हो गए हैं। इससे कबल इसराइल ने यमनी वज़ीर आज़म और दीगर अहम अरकान और रहनुमाओं और ओहदेदारों को हलाक करने का दावा किया था, लेकिन हौसियों ने इब्तदा में तरदीद की थी। तहम अब हौसियों ने अपने रहनुमाओं की हलाकत की तस्दीक करते हुए इन्हें अमरीकी और इसराइली हमले में शोहदा करार दिया है। यह हमला इसराइल की इलाक़ाई मुहिम में शिद्दत आने के बाद गिरोह की सियासी क़यादत पर होने वाला सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हौसी हुकाम ने बाज़ तस्दीक की कि वज़ीर आज़म अहमद गालिब अल रहावी हलाक हो गए हैं, जबकि काबीना के 2 वज़रा भी शहीद हुए हैं, जो तवानाई, अमूर ख़ारजा, इत्तलात, मईशत और तिजारत और इंसाफ, ज़राअत और ताल्लुक़ात आमा के महकमों के ज़िम्मेदार थे। मज़ीद जिन अफराद के हलाक होने की इत्तला दी गई थी, उनमें वज़ारत दिफ़ा के सरबरा असद शरक़ाबी, सियासी ब्यूरो के डायरेक्टर, वज़ीर आज़म के चीफ़ ऑफ स्टाफ और काबीना के सेक्रेटरी भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौजी ज़राए ने यह भी दावा किया था कि वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद नासिर अल अतीफ़ी और चीफ़ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम गम्मारी भी हलाक शुदगान में शामिल हैं, तहम उनकी हलाकत की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। अंसारुल्लाह ने इन कुर्बानियों को यमन की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या महवर मज़ाहमत में मरकज़ी किरदार का सबूत करार दिया है और कहा है कि शोहदा का खून इत्तिहाद को मजबूत और जद्दोजहद को मज़ीद गहरा करेगा, हत्ता कि सहयूनियत से आज़ादी हासिल हो। यह हमला यमन में अस्करियत पसंदी और कशीदगी के मज़ीद ख़दशात को जन्म देता है। जो मुल्क पहले ही एक दहाई से जारी जंग से तबाह हाल है, और ये इस हकीकत को वाज़े करता है कि इसराइल अपनी सरहदों से कहीं दूर भी क़यादत को हलाक करने से गुरेज नहीं करेगा। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल जबकि यूरोप के एक हिस्से की जुज़वी हिमायत हासिल है। इस बड़े हमले से पहले इसराइल ने यमन में नस्ल कुशी का ऐलान किया था। चंद दिन पहले इसराइल के एक वज़ीर दिफ़ा, जिनका नाम है इसराइल कित्स, ने
धमकी दी थी कि वो यमन पर फर्स्ट बॉर्न प्लेग का अजाब नासिल करेंगे। अगस्त 2025 के इख्तितामी दिनों में इसराइल ने खित्ते में अपनी जारहियत को एक नई शिद्दत के साथ बढ़ा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है। मगर मुकामी लोगों और हौसियों के मुताबिक इन हमलों का असल हदफ शहरी इलाके, इक़्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम ये शहरी यमनी थे। इस तरह इसराइल ने न सिर्फ अस्करी ढांचे को निशाना बनाया है बल्कि यमन के अवाम पर इज्तिमाई सज़ा मुसल्लत करने की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। यानी अब इसराइल गज़ा की नस्लकुशी यमन में भी दोहरा रहा है। यमन में नस्लकुशी की इसराइली पॉलिसी उस वक्त ही वाज़ेह हो गई थी जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गुज़श्ता हफ्ते धमकी दी कि इसराइल यमन पर प्लेग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न जैसी बाइबल की आफत नाजिल करेगा। ये बयान साफ जाहिर करता है कि इसराइल यमन में एक मुनज़्ज़म और वसी जारहियत की मनसूबाबंदी कर चुका हुआ है। अंसारुल्लाह तंजीम खुद को फ़लस्तीन के हक़ में सफ़े अव्वल की मज़ामती क़ुव्वत समझती है। उसे ऐलान किया है कि वो ताज़ा इसराइली हमलों का सख्त जवाब देगी। हौसी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि जब तक गज़ा पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं वो मज़ीद जदीद और दूर मार हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। यानी जवाब भारी किस्म का आएगा। यमन से उठने वाली ये मज़ाहमत बहरे अहमर और ख़ित्ते की अहम गुज़रगाहों में मज़ीद कशीदगी, ख़ित्ते में जंग की आग भड़का सकती है। असल में इसराइल के ये हमले किसी दिफाई ज़रूरत का नतीजा नहीं है, ख़ित्ते पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने और ख़ित्ते के मज़ाहमती इत्तेहादियों को कमज़ोर करने की एक जारहाना पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका और मगरबी ताकतें इस जारहियत पर खामोशी इख्तियार करके इसराइल के इन जुराइम का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल की ये पॉलिसी न सिर्फ यमन बल्कि पूरे ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुकी है। और इस ख़तरे से ज़ाहिर होता है कि ये है इसराइल की असल ज़हनियत। इसी तनाजुर में इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल किड्स के उस चौंका देने वाले बयान को समझने की ज़रूरत है जिसमें उन्होंने यमन को ऐसी धमकी दी है जो न सिर्फ वहशियाना है बल्कि वाज़ेह तौर पर नस्ल कुशी का खुला ऐलान करने के मतरादिफ है। वज़ीर दिफ़ा इसराइल किड्स ने कहा था, हम जल्द ही यमन पर फर्स्ट बॉर्न प्लेग की आफत नाजिल करेंगे। आपको ये बयान मगरबी मीडिया में पढ़ने या देखने को नहीं मिलेगा। ये मीडिया इसराइल से गहरी हमदर्दी रखता है और अगर इसराइल से कोई गैर इंसानी बयान आ जाए तो उसे आगे शाया ही नहीं करता, इसको मुस्बत अल्फाज के इंतखाब से सॉफ्ट कर देता है। ताहम मगरबी मीडिया हर मौके पर इसराइल के नाम नहाद इंसानियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की पूरी कोशिश करता है कि इसराइल एक इंसानी मुल्क है, एक अच्छे लोग हैं। लेकिन हम आपको इसराइली वज़ीर दिफ़ा का बयान बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पर दुनिया ने देखा है, वायरल है। अब ज़रा सोचें, इसराइली वज़ीर के इस जुमले का आखिर क्या मतलब बनता है? फर्स्ट बॉर्न प्लेग। क्या ये हवाला बाइबल की उस कहानी से लिया गया है? जी, यह हवाला बाइबल की उस कहानी से लिया गया है जिसमें फ़िरौन को मजबूर करने के लिए हर मिस्री घर के पलौठी के बेटे यानी हर घर के पैदा होने वाले पहले बेटे को अज़ाब इलाही से हलाक किया गया था। मगर आज जब इसराइल ये ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो क्या वो ये कहना चाहता है कि वो मूसा की कौम है? वो तो आज फ़िरौन का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपरेशन लॉन्ग आर्म के तहत हुदैदा की ऑयल फैसिलिटीज़ पर एक ही रात में कई हमले किए जिसमें 92 आम शहरी हलाक हुए हैं। फिर ऑपरेशन वाइट सिटी में हुदैदा बंदरगाह, बिजली घर और सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया। नतीजा 21 हलाकतें हुई, इससे कहीं ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। तो दोस्तों सोचें, एक दहाई में सऊदी अरब, अमारात, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल सब ने यमन पर हज़ारों हमले कर डाले, मगर क्या यमन झुक गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी मज़ाहमत ज़्यादा मजबूत हुई है। आज वो ड्रोन और मिसाइल से सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, अमाराती बंदरगाहों को निशाना बना सकता है, मगर वो इस वक्त इसराइली मफादात पर हमले कर रहा है। अब दूसरा सवाल, यमन आखिर क्यों फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है? एक ऐसा मुल्क जो खुद भूख, गुर्बत और तबाही का शिकार है, वो गज़ा को अपनी जंग क्यों समझता है? जवाब साफ है। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह, जिन्हें हौसी भी कहा जाता है, उसके लिए फ़लस्तीन की जद्दोजहद कोई अलग मसला नहीं है, बल्कि वो गज़ा की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद का हिस्सा समझते हैं। वो अरबों की और मुसलमानों की जद्दोजहद समझते हैं।
अमली तौर पर वो इसराइल और मगरबी ताकतों को जुल्म और इस्तिबदाद की अलामत समझते हैं। गजा का दर्द और यमन का दर्द उनके नज़दीक एक ही दिल में धड़कता है। ये महज नजरियाती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुक भी है। जब यमन फ़लस्तीन के दिफा में खड़ा होता है तो अपने लोगों को ये बताता है कि हम किसी ताकत के गुलाम नहीं, हम उन अरब हुकूमतों की तरह नहीं जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ला चुकी हैं। यमन फ्रंट लाइन है। अब जरा देखिए तजाद, इसराइल और अमेरिका अमन चाहते हैं तो सीधा सा रास्ता मौजूद है, गजा पर जंग ख़त्म कर दें, मुहासरा ख़त्म कर दें, फ़लस्तीनियों को इंसाफ दे दें, यमन से उनकी लड़ाई फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो इसके बजाय यमन को मुकम्मल तबाह करने की धमकियाँ दे रहे हैं। इसराइल से पीछे नहीं हट रहे, इसराइल में कत्लेआम या नस्ल कुशी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ये तर्ज अमल सिर्फ जंग को वसी कर रहा है उनका, और हकीकत यह है कि इससे सऊदी अरब और अमारात भी ख़तरे में आ जाते हैं जो उनके इत्तेहादी हैं। अब तक हिजबुल्लाह भी ऐसी ही मज़ामत कर रही थी, लेकिन इसराइली फ़ौज के हमलों और शाम में रजीम चेंज के बाद हिजबुल्लाह उतनी मजबूत नहीं रही। फिर मगरबी और सऊदी सियासी मुदाखलत की वजह से आज लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का खेल खेल रही है, जिससे इसराइल की सलामती मजबूत होगी। लेबनान को फ़ायदा हो या ना हो, इसराइल की सलामती मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उनके ख्याल में वहाँ से हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर तरीन सियासी जमात रह जाएगी। अगर ईरान में रिफॉर्मिस्ट हुकूमत ना आती तो ईरान हिजबुल्लाह को महफूज कर सकता था, लेकिन रिफॉर्मिस्ट की तो पूरी कोशिश है कि मगरिब से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। इसलिए अगर ऐसा कभी वक्त आए जब ईरान भी मसलहत का शिकार हो जाए, तब भी यमन की अंसारुल्लाह गजा के महसूरीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार रहेगी। ये सारे मुबसरीन का इत्तफाक है कि यमन की अंदरूनी सियासत इस बात का तकाजा करती है कि वो फ़लस्तीनियों की मदद जारी रखे। यमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि इसराइल की फर्स्ट बॉर्न प्लेग की आफत वाली धमकी ताकत का इजहार नहीं है, बल्कि इसराइल की कमज़ोरी और फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। अगर एक दहाई के हज़ारों बमबारियों के बावजूद यमन न झुका तो अब कैसे झुक जाएगा? क्योंकि असल ताकत हथियारों की नहीं बल्कि उस इरादे और यकीन की है जो एक कौम के दिलों में ज़िंदा रहता है। और दोस्तों, यही यमन की असल ताकत है, यही उसका अज़म है, यही वो सबक है जो इसराइल समेत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें समझ ना पाए और ना समझ सकेगी। अमेरिकी सदर या यूरोपीय रहनुमा शायद अब भी इसराइल को असले की सप्लाई बंद ना करें, मगर दुनिया के सामने इस इस्तिबदाद का चेहरा अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। सकलैर इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।